बढ़िया। लास्ट लेक्चर में हमने टेंस स्टार्ट किया था, राइट? तो टेंस में क्या पढ़ लिया है हमने, मुझे थोड़ा हिंट दो, उसी के आगे से अपन शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब शुरू की थी, खत्म कर दी हेल्पिंग वर्ब। आइडेंटिफिकेशन बता दिया है ना मैंने, कैसे टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं अलग अलग बेसिक सेंस से। चलिए, और हेल्पिंग वर्ब लिखवा रही थी, कहां तक लिख ली है एक बारी बताओ। डू डज लिख ली है, लिखो। सेकंड हेल्पिंग वर्ब लिखो। प्रेजेंट टेंस ऊपर हेडिंग क्या डलवाई है, प्रेजेंट की या सारी लिखवा रही थी? सिर्फ प्रेजेंट सिंपल हेडिंग डलवाई थी और उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखवाई थी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कल प्रेजेंट सिंपल की अपन ने हेल्पिंग वर्ब लिखी थी, हेडिंग हेल्पिंग वर्ब भी डल रखा है, उसके आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हम लिख रहे हैं। अच्छा, डू डज में मैंने ये बताया था कि किसके साथ में क्या आएगा, ये डिस्कशन अपना हो गया था ना, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग नोट्स बनाओगे ना जैसा कल बनाया है, तो मुझे आइडिया देते रहना। अब ऐसा तो है नहीं मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। इज, एम, आर, यहां लिख दूं एक बारी, इज, एम या आर, कौन से टेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आता है? आईएनजी आता है। कौन से टेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब पूछ रही हूं अभी, बनाना नहीं बताया है, कैसे बनता है हेल्पिंग वर्ब? डू या डज। डू कहां पे लगता है? नाउन की अगर बात करूं तो प्लूरल नाउन के साथ में, और प्रोनाउन की अगर बात करूं तो आई, वी, यू, दे, इनके साथ में। अच्छा, ही, शी, इट के साथ में डज, और सिंगुलर नाउन के साथ में भी डज लगता है। नेक्स्ट हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इज, एम, आर, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगता है इस टेंस में। और अगर मैं इज, एम, आर को अलग अलग बताऊं तो आप मुझे बताओ, पहले तो नाउन कौन सा किसके साथ में लगेगा? इज कौन सी नाउन के साथ में? सिंगुलर नाउन के साथ में। आर किसके साथ में? प्लूरल नाउन के साथ में। ये तो साथ के साथ लिखते जाओ, रटने की चीजें, जहां समझने का होगा मैं खुद बता दूंगी आपको। चलिए, एम सिर्फ प्रोनाउन के साथ में आता है। कौन से प्रोनाउन के साथ में? आई प्रोनाउन के साथ में। अगर मैं इस पूछूं तो कौन कौन से प्रोनाउन के साथ में? सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में, ही, शी, इट, और प्लूरल के साथ में यू, यू, ये हो गया, ये तो वी, यू, दे। लिख लिया सबने? कौन से टेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट देखो आप, लिख लो। कल हम जो पढ़ रहे थे उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब्स एक बार ही देख लेते हैं। भाई, हमें टेंस पढ़ने के लिए जिन चीजों की जरूरत है ना, वो पहले मैं आपको बता देती हूँ। हो सकता है इनमें से आधे लोगों को ये चीजें आती हो, बट जिनको नहीं आती वो इसको ध्यान में रखें, ठीक है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए लिखो आप, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज या हैव। हमेशा ध्यान रखना, इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, ये मैं बता क्यों रही हूं आपको इतना अलग से लिखवा के? चाहती तो मैं लास्ट में भी लिखवा सकती थी ना, लास्ट में, या जब टॉपिक पढ़ाऊं, भाई प्रेजेंट सिंपल पढ़ाऊं तब बता सकती हूँ। क्योंकि पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट बनता है हेल्पिंग वर्ब से, कि इसके बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, या कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में बनता है। इवन एसएससी जैसे एग्जाम्स में भी कभी कभी ऐसे बेसिक क्वेश्चन प्री में पूछ लेते हैं। सो इट्स बेटर कि पहले हम ये चीजें जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग कर ले, फिर वन बाय वन टेंस करेंगे, ठीक है? प्रेजेंट परफेक्ट में आप मुझे बताओ, हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा? थोड़ा बेसिक रटना भी है ना, तो रटने के लिए भी तरीका होता है एक। जैसे मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, यहाँ साइड में एक छोटी सी चीज लिख रही हूँ। मैंने बोला डज सिंगुलर के साथ में, मैंने बोला इज सिंगुलर के साथ में, मैंने बोला हैज सिंगुलर के साथ में। तो रटने में भी कला होनी चाहिए, ठीक है? तो थोड़ा रटना भी है तो स्मार्ट तरीके से रटना आप लोग।
चलो अब बताओ हैज किसके साथ में, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर नाउन के साथ में। अभी सिर्फ नाउन की बात की है क्योंकि सब्जेक्ट के प्लेस पे कौन कौन बैठ सकता है? नाउन भी बैठ सकता है और प्रोनाउन भी बैठ सकता है। तो सिंगुलर नाउन के लिए हैज, प्लूरल नाउन के लिए हैव। अब बताओ प्रोनाउन अगर मुझे लगाना है तो हैज किस किस के साथ में? ही, शी, इट। और इधर आई, वी, यू, दे। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहचान बताओ कैसे पता चलता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का? क्या पहचान होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस की? कोई काम पास्ट के किसी टाइम से स्टार्ट हुआ है और अभी भी चल रहा है, कौन से टेंस में? परफेक्ट कंटिन्यूअस। और कोई काम जो अभी चल रहा है, कंटिन्यूअस। कोई काम जो हो चुका है, परफेक्ट। और कोई काम जो हैबिचुअल एक्शन है मेरा प्रेजेंट का, वो प्रेजेंट सिंपल। अभी तो बहुत बेसिक पढ़ा है अपन ने, इनको लिखेंगे भी अपन सारी चीजों को। इसकी हेल्पिंग वर्ब बताओ। अच्छा यहां मैंने लिखा है क्या इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है? ठीक है ना, ये क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट हैज हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इधर भी लिख लो हैज बीन या हैव बीन, इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। याद कैसे रखोगे भाई? नाम क्या है टेंस का? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कुछ भाग तो परफेक्ट से लेना था, तो हैज हैव हमने किससे लिए? परफेक्ट से लिए। और कंटिन्यूअस कुछ भाग कंटिन्यूअस से लेना था, तो आईएनजी किससे लिया? कंटिन्यूअस से। अब हमारे ऊपर टारगेट या टास्क हमारे पास ये था कि कैसे मैं हैज हैव को कंटिन्यूअस से जोड़ू। क्या बोला मैंने? कैसे मैं हैज हैव को कंटिन्यूअस से जोड़ूं? क्यों? क्योंकि हैज हैव का नियम क्या है? अपने बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। और आईएनजी का क्या नियम है? कि किसी ना किसी या तो लिंकिंग वर्ब से जुड़ेगा या इज एम आर से जुड़ेगा। तो आपको आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी कि एक बी होता है, एक क्या होता है? बी होता है लिंकिंग वर्ब, जिसकी पूरा परिवार लिंक करने का काम करता है। ये सिर्फ लिखना नहीं है अभी। इसके परिवार में कौन है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग। ये सिर्फ रटने का जो तरीका है उसको सुधारने के लिए मैं ये बता रही हूं। मैंने क्या बोला? एक बी वर्ब होती है, बी लिंकिंग वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है? लिंकिंग वर्ब। उसका नाम क्या है? लिंकिंग वर्ब। तो लिंक करेगी, जोड़ने का काम करेगी। अब ये देखो कैसे जोड़ रही है। मैंने कहा टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो बी है ना, इसके ये सारे फॉर्म्स होते हैं। बी के क्या होते हैं? फॉर्म्स होते हैं। आपने इनको सिर्फ टेंस में पढ़ा है, लेकिन ये बी के फॉर्म्स होते हैं। भाई हमेशा आपने यही थोड़ी सुना है कि शी इज गोइंग, ये भी तो सुना होगा शी इज स्मार्ट। तो बनाओ स्मार्टिंग। स्मार्टिंग होता है क्या? नहीं होता ना। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये चीजें आपको पता चलेगी इस बी से कि क्यों दोनों सही है। वरना तो हमेशा इज एम आर के बाद में आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। बट बोलते हैं ना शी इज ब्यूटीफुल, शी इज, ही इज स्मार्ट, ही इज हैंडसम, क्यों बोल पाते हैं? तो वो रीजन ये बी है। कौन है? बी। ये लिंक करता है, जोड़ने का काम करता है। मैं यहाँ क्यों बता रही हूँ, ये तो आगे की बात है। इसीलिए कि ये बी के अलग अलग फॉर्म है, ये बी का परिवार है। जब कभी प्रेजेंट में बी की जरूरत होती है तो इज एम आर तैयार रहता है, पास्ट में जरूरत होती है तो वॉज वर तैयार रहता है, बी की थर्ड फॉर्म की जरूरत होती है तो बीन तैयार रहता है, और बी की आईएनजी फॉर्म की जरूरत रहती है तो बीइंग तैयार रहता है। अब समझ में आया मुझे किसकी जरूरत थी? थर्ड फॉर्म की। क्यों जरूरत थी? हैज हैव अपने बाद में क्या लेते हैं? थर्ड फॉर्म लेते हैं। और मैंने बीन क्यों लगाया? क्योंकि मुझे आगे लिंक करना था। क्या करना था? लिंक करना था। तो चीजें सब इंग्लिश में इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। बस ये समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा था। फिर भी जिनको रटना है रटते रहे। लिख दिया है मैंने, हैज बीन, हैव बीन के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? आईएनजी आएगा। ठीक है, चलिए। हैज बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कब आएगा वो आप बताओ। और हैव बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी कब आएगा ये भी आप बताओ। लिखो अपनी कॉपी में। क्या लिखोगे? जो पीछे लिखा था, है ना? सिंगुलर नाउन में हैज या हैव?
सिंगुलर नाउन में हैज या हैव, एस को देख के ही देख लेते। और बचा हुआ प्लूरल नाउन में बस एम का जरूर ध्यान रखना, कंटिन्यूअस टेंस में वो आई के साथ आता है, बाकी सब जगह आई किस में जा रहा है, प्लूरल वाले में ही जा रहा है। ये भी मैं अभी डिस्कस करूंगी प्रोनाउंस आपसे। ठीक है, चलो अब सेम आप मुझे पास्ट टेंस के लिए लिखो। एक ही पेज पे लिख दूं क्या पास्ट टेंस के लिए, है ना? आप अपने हिसाब से कैसे भी लिख देना, मैं एक ही पे लिख देती हूँ। पास्ट के सारे हेडिंग डालो, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस। लिख सकते हो क्या आप लोग? कोशिश तो करो। विजय भैया निशी दीदी को बोलो थोड़ा धीरे बोले। ठीक है, बताओ भाई क्या होना चाहिए। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की बात कर रही हूँ। पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? एक ही होती है, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, कोई सा भी प्रोनाउन हो, क्या रहती है? डिड रहती है। डिड के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमेशा ध्यान रखना, डू, डज और डिड, तीनों के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू, डज, डिड, डी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद रखोगे। इसके बाद में पास्ट कंटिन्यूअस, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर, वैसे पास्ट में वॉज वर के साथ में मेन वर्ब की वॉज वर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा हुआ होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो कंटिन्यूटी कैसे दिखाओगे? आईएनजी से। चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में अब प्रेजेंट में तो क्या है, वहां पे डू डज है, यहाँ पे हैज हैव है। पास्ट में ठीक है एक ही है, सोचना ही नहीं है अपने को, है ना? तो इधर डिड हो गया, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो परफेक्ट वाले में पास्ट में जाओ चाहे प्रेजेंट में रहो, वर्ब की थर्ड फॉर्म है एच एच एच, हैज हैव हैड, और इधर डू डज डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए इधर बताओ। हैड बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, लिख लो। सेम आपको फ्यूचर के लिए लिखना है चारों चीजें, ताकि इससे तो पीछा छूटे हमारा हेल्पिंग वर्ब से। अब आपको हमेशा केयरफुल रहना है कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब कौन सी आएगी, ठीक है? अच्छा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि बहुत बेसिक से बताया जाए, फिर भी कोई और भी बेसिक इससे जाना चाह रहा हो तो बता देना। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? हेल्प करती है, ठीक है? उसको अपने बाद में किसकी जरूरत होती है? मेन वर्ब की जरूरत होती है, ठीक है? चलो फ्यूचर टेंस के लिए लिखो, चेंज कर दूं? लिख लिया क्या सबने? सबने? ठीक है, लिखो फ्यूचर सिंपल।
फ्यूचर सिंपल मॉडल में पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी आपने सुना भी होगा। फ्यूचर सिंपल की क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? विल या शैल, और विल शैल के बाद में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो मॉडल भी है ना, ओरिजिनली मॉडल है, तो मॉडल के बाद भी तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसके बाद में मैं 5-6 सेंटेंस दूंगी, आपको बस करेक्ट करना है उनको, है ना? कर दोगे क्या? सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट है, एग्जाम में मान लो आए नहीं आए, लेकिन एक छोटा सा टेस्ट रहेगा आपका। हाँ, फ्यूचर कंटिन्यूअस की क्या रहेगी? विल बी, शैल बी, इसके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगेन देखो, बी के परिवार से वो सदस्य आया है जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनता है, और वो कौन बनता है? खुद बी। बी के परिवार से हम बीन को लेकर आए थे ना, लिंक करने के लिए। अरे विल के बाद कभी भी आईएनजी वाली फॉर्म आ सकती थी क्या? आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ विल शैल के बाद आईएनजी लगाती तो ये ग्रामर के अनुसार सही होता क्या? क्यों? क्योंकि विल शैल ओरिजिनली मॉडल है, और मॉडल का एक नियम जो सबको आना चाहिए, क्या? मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये आईएनजी तो नहीं आता, लेकिन कंटिन्यूअस भी बनाना था, तो ऐसी मजबूरी में हमने क्या किया? लिंकिंग वर्ब लेकर आए, और लिंकिंग वर्ब बनने के लिए कौन तैयार बैठा है? बी बैठा है। लेकिन बी के परिवार से वही आ सकता है जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनता हो। कौन बनता है? बी खुद बनता है। ठीक है, चलिए इधर आ जाओ। फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव, शैल हैव, और इसके बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैव के बाद तो हमें क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म ही चाहिए। अभी ये भी बता दूंगी कहाँ विल कहाँ शैल, है ना, ये मैं बताया नहीं है, एक साथ बताऊंगी इसीलिए। चलिए इधर देखो, इधर क्या आएगा? विल हैव बीन। अब क्योंकि हैव लगाया है, वहां बी था इसलिए आईएनजी चल गया। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन बी हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन बन गया, और बी के बाद में आईएनजी आ सकता है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। और दूसरा क्या हो जाएगा? सेम विद शैल। तो एक साथ हमने क्या देख ली है? सारी हेल्पिंग वर्ब देख ली है। क्लियर है क्या? ठीक है क्या? यहां तक का मामला ठीक है, लिख लिया है। अब रही बात विल के साथ क्या आएगा, शैल के साथ क्या आएगा, तो नीचे एक नोट डाल के लिखना चाहो तो लिख लो आप। छोटा सा डिब्बा निकाल लेती हूँ यहीं से, यहाँ नोट डाल देना। मेरे पास जगह नहीं है, आपके पास खूब जगह है, इसीलिए आप तो आराम से लिखना नीचे। आई वी के साथ में क्या आता है? शैल। और अदर के साथ में क्या आता है? विल। लेकिन मॉडल इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में अभी जो प्रचलन में है उसमें आई वी भी विल ले रहा है। ठीक है, यही चीज है, तो ये बता देती हूँ। मॉडर्न इंग्लिश में अगर ऑप्शन में शैल दे रखा है ना, आई वी का क्वेश्चन है और ऑप्शन में शैल दे रखा है, तो पहली प्रेफरेंस तो किसकी रहेगी? शैल की, क्योंकि ऑर्डिनरी जो हमेशा से हमारा नियम चल रहा है वो तो यही कह रहा है कि आई वी के साथ में क्या आएगा? शैल। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अभी जो इंग्लिश चल रही है उसमें विल भी सही होता है, विल भी प्रेफरेबल होता है। अगर ऑप्शन में शैल आ गया तो फिर शैल को ही आपको ऑप्ट करना है, नहीं आया है तो विल सही है। और कई जगह आप लिखा हुआ भी देखोगे, जैसे आई विल डू इट, आई विल टीच यू बोलते हैं ना, तो आई के साथ में विल लग गया ना। चलिए, तो यहाँ पे मॉडर्न इंग्लिश में विल भी सही होता है आई वी के साथ में। पूरी सेंटेंस लिखना चाहते हो तो लिख लेना, मैंने ऐसे लिख दिया है। हाँ, आप लोग भी हो और आप मुझे दिख भी रहे हो, थोड़े कम दिख रहे हो बस। अब एक बारी जो मैंने लिखा है ना, लिखवाया है आप लोगों को, उसको एक बारी पढ़ लो, क्योंकि जो सेंटेंस अब मैं आपको दूंगी ना, उसके लिए आपको पन्ना पलटने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है क्या? पढ़ो, देखें एक बारी।
आपको पढ़ना है, सिर्फ मेरे को लिखना है ना? चलो पढ़ लिया क्या? अगली हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ये हम सिर्फ अभी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। आप लोगों को पता होगा, आपके पास्ट वाले में नहीं बताया किसके साथ क्या आएगा, चलो वही बताना पड़ेगा। अब वैसे मेरे को लग रहा है इन दो में तो बताना ही नहीं था, अरे इनमें बताना था क्या? सबके साथ ही आएगा। वॉज में किसके साथ आएगा? वॉज सिंगुलर के साथ में, और ही शी इट के साथ में, ठीक है। वर किसके साथ में? और आई के साथ में भी वॉज ही आएगा। ये रीजन बताना है अभी आपको। चलिए इसके बाद में यू, वी, दे, और प्लूरल आपके और कोई बच गया हो तो देख लेना प्लूरल वाला। हाँ, इसमें ध्यान रखने की जरूरत जिसकी है ना, वो ये आई है। अभी तक आई किनके साथ बैठता था? प्लूरल वालों के साथ। लेकिन ये एक केस है पास्ट कंटिन्यूअस का, जिसमें नॉर्मल सेंस में चाहो तो एक नोट डाल के लिख लो यहीं पे। ये नोट डाल के लिखना है आपको, अलग से डिब्बा बंद करके, है ना? ठीक है, बाकी और में तो बताना नहीं है किसके साथ क्या आएगा। शहबाज खान जी देख लीजिए एक बारी। वॉज मैंने बता दिया है, मैंने सिर्फ आई को वॉज के साथ में लिखा है। दो ही टेंस अपन ने ऐसे देखे हैं जिसमें आई चेंज कर रहा है, एक तो आई एम प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में, और एक पास्ट में। अब सुनना ध्यान से, नॉर्मल जो एक्शन होते हैं, रियल रियल जो एक्शन होते हैं, उनके अंदर आई क्या लेता है? वॉज। क्यों आई वर नहीं लेता है? क्योंकि आई वर इमेजिनरी केस में लेता है। हमने अभी नहीं पढ़ा है, आगे जब हम पढ़ेंगे, पास्ट सिंपल पढ़ेंगे, पास्ट की सारी चीजें पढ़ेंगे, तब मैं बताऊंगी। एक इमेजिनरी सेंटेंस होता है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन होती है। कंडीशनल भी पढ़ेंगे, वहां भी रिपीट होगा ये, कि जो भी इमेजिनेशन हम अभी तत्काल में कर रहे हैं, उसके लिए आई ये क्या लेता है? वर लेता है। जैसे मैं अभी चिड़िया होती, इफ आई वर अ बर्ड, तभी सिर्फ वर लगेगा। लेकिन मैंने ये बोला मैं बीमार थी, आई वॉज इल, तब वॉज लगेगा। रियल केस में वॉज लगेगा, इमेजिनरी वाले केस में वर लगेगा। ये और भी डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ डिस्कशन आया तो मैंने नोट डाल के लिखवा दिया है। अच्छा, मैंने डिड के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लूरल, सिंगुलर, प्रोनाउन सब कुछ डिड के साथ में आएंगे। हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब जब मैंने यहाँ लिखा ही नहीं है दूसरा कुछ, तो डिस्कशन ही खत्म हो गया ना, कि किसके साथ में सिंगुलर, किसके साथ में प्लूरल। यहाँ तो एक ही चीज है, तो यहाँ तो डिस्कस करना ही नहीं था। चलिए लिख लिया कि सबने? ये लिख लिया रियल, इसको रियल लिख लो, नॉर्मल की जगह और अच्छा शब्द है रियल में, रियल आई ब्रैकेट में लिख दो ऊपर, रियल आई। वापस चले आगे। हाँ, तो मैंने बोला अगली चीज हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देख रहे हैं। आप लोगों को पता होगा अपने सिलेबस में ट्रांसफॉर्मेशन नाम का एक टॉपिक है, पढ़ा होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होता है। क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अलग अलग तरह के आपको सेंटेंसेस देंगे और आपको उनको ट्रांसफॉर्म करना है। अब जो सेंटेंसेस होते हैं वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अलग होते हैं, फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, तो अभी हम पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है। साधारण सकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है, प्रश्न वाले वाक्य हैं, या प्रश्न के साथ में नेगेटिव भी है। दूसरे टाइप के जो फंक्शनल हमारे टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं फंक्शनल, जैसे एक मैंने बोला ऑप्टेटिव सेंटेंस है, एक मैंने बोला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं।
तो ये सारे सेंटेंसेस जो हम पढ़ेंगे ये तो ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ेंगे, ऑप्टेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, लेकिन अभी हमें टेंस पढ़ने के लिए ये जानना जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ बता रही हूँ। बाकी जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है वो कहाँ पढ़ेंगे, जब हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, वहां पे सारे डिटेल के अंदर सेंटेंसेस पढ़ेंगे। चलिए, अफर्मेटिव का हिंदी अगर मैं बता दूं तो आप भी समझ जाओगे। ये सकारात्मक, ये नकारात्मक। अब इसका मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्ट क्या है, बट प्रश्न वाले, प्रश्नात्मक है, क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक, ठीक है। और ये नकारात्मक प्रश्नवाचक। अच्छा, ये भी फर्क पड़ता है कि आगे पीछे ऊपर नीचे का, ठीक है, देख लेना आप अपने अनुसार, ऊपर नीचे पहले कौन आएगा। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, जो सेंटेंस पॉजिटिव मैसेज कन्वे करते हो, जो सेंटेंस क्या करते हो, पॉजिटिव मैसेज कन्वे। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी हो, नॉर्मल, नेगेटिव नहीं है, दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है वो, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है और नेगेटिव नहीं है। जैसे यह गाना गा रही है, कोई नेगेटिव भाव है इसमें, कोई प्रश्न है इसमें, सेंटेंस कैसा है, सकारात्मक, अफर्मेटिव, ठीक है क्या। तो हर टेंस में हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। दूसरा नेगेटिव, जिसमें नेगेटिविटी है, शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, शी डजंट लाइक मी, इसमें नॉट का भाव है, नेगेटिव बना रहा है वाक्य क्यों, वो नकारात्मक हो जाएगा। फिर होते हैं प्रश्नवाचक, यानी क्वेश्चन पूछने वाले। अब ये आपको पता चलेगा कि 3 तरीके से क्वेश्चन वाले सेंटेंस बन सकते हैं। कितने तरीके से, 3 तरीके से। एक पहला तरीका जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाले, है ना, डू यू गो देयर, क्या तुम वहां जाते हो, ठीक है। दूसरे WH वर्ड वाले, पहले तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि कब हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, कब WH से बनेगा, वो सब बताएंगे, लेकिन मैं टाइप्स बता रही हूँ। हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं, WH वर्ड वाले होते हैं, और बिना सब्जेक्ट वाले हु वाले वाक्य भी होते हैं। जैसे बोलते हैं ना, हु एडवाइज्ड यू, ये सेंटेंस कितनों ने सुना है, हु एडवाइज्ड यू, लिख देती हूँ, हु एडवाइज्ड यू। इस तरह का सेंटेंस कितने लोगों ने देखा है, हु गेव यू परमिशन, कभी भी इस तरह का वाक्य देखा है क्या, फिर क्या देखते हो आप लोग कभी कहीं तो लिखा हुआ देखा होगा, कहीं किसी एग्जाम में। तो हमने तो ये नियम पढ़ा था ना कि हमेशा जब भी इंटेरोगेटिव होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, लेकिन इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। तो ये भी हमारे लिए जानने का विषय है ना कि कब ऐसा होता है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। आप तो हमेशा ऐसे बनाते हो, जैसे वेयर डिड ही गो, ऐसे बनता है, या ऐसे बनता है, डू यू गो देयर। तो फिर ये यहाँ पे भी तो ये इंटेरोगेटिव है, प्रश्न तो यहाँ भी है, फिर यहाँ क्यों नहीं ऐसा बन रहा। तो ये सारी चीजें हम किसमें देखेंगे, इंटेरोगेटिव में। तो ये होते हैं प्रश्न वाले वाक्य। और लास्ट वाला हमारा कौन सा है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। वो क्या करता है, वो नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है, नॉट का भाव भी आएगा और प्रश्न भी आएगा, तो वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है। अब हर टेंस में अलग अलग स्ट्रक्चर से हम सारी चीजें पढ़ेंगे। पहले ये लिखो, इनके एग्जाम्पल भी लिख दूं क्या एक एक, या आप खुद लिख सकते हो एग्जाम्पल, लिखो, देखे एक बार ये एग्जाम्पल, मैं तो लिखूंगी, है ना। आप ये लिखो और इसके एग्जाम्पल लिखो, मैं जो यहाँ बोर्ड पे लिखूं वो तो लिखना ही है, उसके अलावा एक आपको अपने मन से लिखना है। ये हटा दूं क्या, ये थोड़ी लिखोगे, हटा दूं, ये तो वापस बताऊंगी। आपका मन है तो लिख लो भाई कि 3 तरह के इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे, कहीं मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना कोई तरीका।
समझ में आया? अब तक तो कुछ समझने जैसा था ही नहीं। अब मैं आपको क्वेश्चन दूं तो आप करेक्ट करोगे क्या? हेल्पिंग वर्ब जो याद करवाई है उसका एक टेस्ट भी तो होना चाहिए। 4-5 सेंटेंस लिख देती हूँ, आप करेक्ट कर देना हेल्पिंग वर्ब गलत लगे तो, और नहीं लगे सही लगी हो तो मत करना। हम्म? हो गया सभी का? कुछ लिखूं एग्जाम्पल्स? साथ के साथ कॉपी कर लेना क्योंकि करना आपको ही है एक्चुअली। या क्वेश्चन बना के ही लिख देती हूँ, है ना? क्वेश्चन है ये ना? आपको लाइन नहीं बनानी है, आपको तो नीचे 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 लिखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द एरर। एरर को क्या करो? पहचानो। इफ एनी, मतलब अगर है तो, जबरदस्ती बनानी नहीं है अपने मन से, अगर है तो आइडेंटिफाई करो एंड री राइट, और फिर से लिखो किसको? द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो नीचे सेंटेंस दिए उनको फिर से लिखो करेक्ट करके। चलिए। बहुत है, इतने में आपका परीक्षण हो जाएगा। चलिए, ऑनलाइन में भी जो है ये 6 सेंटेंस मैंने लिखे हैं, बहुत साधारण सेंटेंसेस हैं क्योंकि आपका एग्जाम भी साधारण है। आपको बस मुझे बताना है ये सही है गलत है, गलत है तो क्या गलत है, और सही करोगे तो कैसे सही करोगे। फटाफट से आप लिख दो अपनी कॉपी में। हम्म? हाँ, अरे ऑफ कोर्स। आप ही को करना है, अभी जो पढ़ाया है बस उतने से सही। आपको ये नहीं सोचना है यहाँ डू क्यों लगाया, हैव क्यों लगाया है, बस हेल्प प्रोनाउन के साथ में सही है कि नहीं है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब का फॉर्म सही है या नहीं है, इतना सा देख के मुझे बता दो एक बारी।
देखो हर बैच में दोनों तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे जिनको पहले से आता है। तो पहली बात तो मैं ये पहले ही क्लियर कर दूं, आपके अड़ोसी पड़ोसी ऐसे हों जिनको बहुत ज्यादा हो रहा है, उनको देख के आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। पहली चीज तो हो सकता है कि उन्हें पहले से अच्छी सी चीजें आ रही हो, आप आए ही यहाँ पे इसीलिए हो क्योंकि आपको पढ़ना है। दूसरी चीज, जिनको आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जो आपके वैल्यू एडिशंस करने हैं वो आप यहाँ से कर सकते हो, तो परेशान नहीं होना है क्योंकि कुछ के चेहरे उतर गए। अब मैंने जितना पढ़ाया उसके हिसाब से मैंने आपको सेंटेंस बदलने के लिए नहीं बोला, अभी सिर्फ दो चीजों पे ध्यान रखना था कि जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार सही हेल्पिंग वर्ब आई है या नहीं आई है, और जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगाई है उसके अनुसार सही मेन वर्ब की फॉर्म आई है या नहीं आई है, इतनी सी बात थी ना। अच्छा मुझे बताओ, यू के साथ में हैज आता या हैव आता? हैव ही आता, पहला मामला ठीक है क्या? ठीक है। हैज, हैव, हैड अपने बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं? थर्ड फॉर्म। क्या ये थर्ड फॉर्म है क्या? देखो दो तरह की वर्ब की फॉर्म चलती है, एक रेगुलर एक इररेगुलर। जो रेगुलर वाली होती है वो तो जो वर्ड लिखा हुआ है उसके ही आगे ईडी ईडी लगा के बन जाती है ना। जो रेगुलर वाली होती है आपने देखा होगा, स्टडी स्टडीड स्टडीड, है ना, कन्विंस कन्विंस्ड कन्विंस्ड, ईडी ईडी लगा के। कुछ इररेगुलर होती है जो आपकी फाउंडेशन बुक में दे रखी है और वो टाइम के साथ याद भी हो जाती है, जैसे गो वेंट गॉन। तो कुछ ऐसी होती है जो इररेगुलर चलती हैं, तो उनके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अभी मैंने कोशिश की कि ईडी वाला ही मैं आपको दूं सारा सेगमेंट, ताकि आप परेशान नहीं हो। तो आप मुझे ये बताओ, ये तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मुझे यहाँ क्या लगाना था? हैव के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना सा बस आपको करना था, यहाँ क्या करना था? कंप्लीटेड। अच्छा दूसरा वाला देखो, आई के साथ में डू सही है क्या? पहले तो ये देखना था, आई के साथ में डू आएगा क्या या डज आएगा? अरे डू ही आएगा। और डू के बाद में लाइक्ड आएगा या डू डज डिड, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए तीसरा वाला देखो, शी हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस चाइल्डहुड। यहाँ पे शी को देख के पहले तो ये देखो यहाँ पे सही आया है क्या? नहीं आया है, शी के अकॉर्डिंग हैज आना चाहिए था। अब इसके बाद में हैज बीन लिविंग परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ जाओ, इधर इसमें देखो आई के साथ में आर सही है क्या? क्या आएगा? एक एम ही तो बताया था आपको, आई एम डूइंग माई वर्क। एम के साथ में तो आईएनजी आ सकता है। अच्छा ये वाला देखो, डिड के, शी के साथ में डिड आ सकता है क्या? वहां तो है ही डिड, आ क्या सकता है? उसी को ही आना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन है। अच्छा डिड के साथ में ये आ सकता है क्या? हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ये वाला देखो 6 नंबर, शी हैज कन्विंस। पहले तो दे के साथ में ये सही है क्या? क्या आना चाहिए? और हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको थर्ड बना दो। ठीक है क्या? कर लोगे क्या? बहुत बेसिक चीज है लेकिन आपको करना तो पड़ेगा इसको। अब इसके बाद में नोट डाल के एक छोटा सा पॉइंट और है, वो आज अपन कवर कर लेते हैं, ताकि कल से आते ही बस टेंस प्रेजेंट सिंपल स्टार्ट कर देंगे। उसको जो मैं अभी आपको बात बता रही हूँ उसको छोटा इंट्रोडक्शन आज दे रही हूँ, क्योंकि ज्यादा अगर आपको इंट्रोडक्शन दे दिया उसके बारे में तो आप लो हो जाओगे। आपने बचपन से ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव सुना है क्या? हिंदी में बताती हूँ, सकर्मक अकर्मक सुना है क्या? सुना है ना? तो आज उसी का ही जिक्र कर रही हूँ, बहुत छोटा सा जिक्र करूंगी क्योंकि टेंस में कहीं ना कहीं मैं नाम लूंगी बार बार, तो आप पूछोगे ये कैसे ये कैसे। तो देखो जो वर्ब्स होती है ना, एक वर्ब के टाइप तो ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, साथ साथ देने वाली ऑक्सिलरी, और एक मेन जो मुख्य भूमिका निभाती है। और दूसरा टाइप होता है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। तो मैं अभी कौन से वाले बता रही हूँ? ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। तो नोट डाल के आपको ये पॉइंट लिखना है अलग से, क्योंकि आपके तो नोट्स बन रहे हैं ना, तो आप फिर डिस्टर्ब हो जाओगे। पहला कौन सा? ट्रांजिटिव। दूसरा कौन सा? इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? ज्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी तो, टेंस भी बहुत इंट्रोडक्शन में है। टेंस से स्टार्ट करो आप, और टेंस के दोनों वीडियो देख लो और कल से कंटिन्यू करो लाइव में ही। चलिए ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में हिंदी में बता देती हूँ तो आप ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। सकर्मक और अकर्मक, हिंदी में आप पढ़ के आए हो
सकर्मक, उसको इंग्लिश में अपन ट्रांजिटिव बोलते हैं, अकर्मक को क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव। अच्छा, मैं इस कर्म को आपको हाईलाइट कर रही हूं, यहां पे कर्म है या नहीं है, कर्म है। ध्यान रखना, इंग्लिश में इस कर्म को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, तो यहां तो ऑब्जेक्ट है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रांजिटिव वर्ब है और अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं ले, तो इसको अपन बोलते हैं टीओ। क्या बोलते हैं, टीओ। टीओ का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, ये टी ट्रांजिटिव का और ये ओ टीओ, ये पहला पेयर होता है। यानी टीवी हमेशा आएगी तो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगी, क्योंकि ये सकर्मक है, कर्म इसमें रहेगा, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। चलिए, सेकंड मैंने बोला इंट्रांजिटिव, अकर्मक। इंट्रांजिटिव मतलब इसको कर्म नहीं चाहिए होता है, तो जनरल केस में ये कर्म नहीं लेती है, ऑब्जेक्ट ये नहीं लेती है। लेकिन मान लो कोई ऐसा वाक्य आ गया जिसमें ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, तो फिर वो कैसे लेगी, प्रेपोजिशन के साथ में लेगी। क्लियर है, तो या तो इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट लेती नहीं है, लेती है तो किसके साथ में लेती है, प्रेपोजिशन के साथ में लेती है। एग्जाम्पल लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला, शी wants an apple, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अभी आपको बताया नहीं है पहचानना कैसे है, अभी तो सिर्फ मैं बता रही हूं आपको कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ये अपने बाद में क्या ले रही है, ऑब्जेक्ट ले रही है, ये ऐसे ही बैठेगी। ठीक है, दूसरा यहां पे मैं लिख रही हूं पहला वाले केस के लिए जब ऑब्जेक्ट नहीं लेती, जैसे शी वेंट, वो चली गई, बात खत्म, अब ऑब्जेक्ट नहीं ले रही। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट लेगी तो ऐसे लेगी, यानी ये जो गो होती है ये इंट्रांजिटिव होती है, आईटीवी होती है। ये वांट होती है, ये क्या होती है, टीवी होती है। शी वेंट टू जयपुर, कहां चली गई भाई, जयपुर। तो या तो ऑब्जेक्ट लिया नहीं, लिया तो किसके साथ में लिया, प्रेपोजिशन के साथ में। ठीक है क्या, तो पहले तो इसको लिखो, फिर बताते हैं कैसे टीवी कैसे आईटीवी, आपको भी तो पता चलना चाहिए। चलिए लिखो इसको एक बारी आप। ठीक है, तो कुछ वर्ब तो क्या होती है, ट्रांजिटिव, सकर्मक, जिनको अपने बाद में क्या चाहिए, कर्म चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। कुछ वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव, जिनको या तो ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, फिर भी नौबत आ गई तो कैसे लेंगी, प्रेपोजिशन के साथ में। पीओ का मतलब क्या है, प्रेपोजिशन के साथ में ऑब्जेक्ट आएगा इंट्रांजिटिव के केस में। चलिए, दूसरी चीज, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिव भी होती है, इंट्रांजिटिव भी होती है, कि यहाँ पे बिना साथ में क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ले लेती है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं भी लेती हैं। तो ऐसी कुछ वर्ब्स भी होती हैं, पर अभी हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे तो कहीं नहीं लिख रखा वर्ब का टाइप। जब मैं आपको आगे टेंस पढ़ाऊंगी तो मैं बार बार बोलूंगी ऑब्जेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं बार बार ये डिस्क्राइब करूंगी, इसलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दिया। फिर भी कोई बच्चा जानना चाहता है कि पहचाने कैसे, तो देखो वैसे तो कोई सर्टेन रूल नहीं होता, लेकिन फिर भी एक तरीका सर बताते हैं कि 90% ये तरीका अपना काम करता है। कितने परसेंट, 90%। अच्छा, नाउन थोड़ा भी अगर आपको याद हो तो नाउन की पहचान बताई थी, नाउन की पहचान बताओ, नाउन की पहचान बताओ भाई। व्हाट या हु या हुम का रिप्लाई देने वाले शब्द क्या होते हैं, नाउन होते हैं, बोला था ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है ये अपने बाद में क्या ले रही है, ऑब्जेक्ट ले रही है। मुझे आप ये बताओ ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कौन बैठता है, नाउन या प्रोनाउन। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने बाद किसका रिप्लाई लेती है, व्हाट या हुम का। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी वर्ब होती है जो अपने बाद में किसका रिप्लाई लेती है, व्हाट या हुम का। याद कैसे रखोगे, टीवी अपने बाद में क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे तो नाउन प्रोनाउन ही बैठता है, और नाउन की पहचान हम जानते हैं। जैसे मैंने बोला आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ, तो आपका सवाल क्या रहेगा, क्या चाहती हो, यही तो पूछोगे। मैं चाहती हूँ, तो मैं बोला एक एप्पल, क्या चाहिए भाई, एक एप्पल।
अब दूसरा देखो, सेम चीज, अदर देन। अच्छा, एक बच्चे के दिमाग में ये नहीं आया कि यहाँ पे हु नहीं लिखा मैंने? मैंने तो नाउन की पहचान में तो 3 शब्द बताए थे, व्हाट, हु और हुम। अरे ऑब्जेक्ट है ये, सब्जेक्ट के प्लेस पे हु आता है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नहीं आता, इसीलिए अदर देन व्हाट और हु। अगेन मैं कह रही हूँ ये 90% ही काम करेगा, कुछ चीजें रटने की होती है, तो बैठ मत जाना इसको लेके, ध्यान उतना ही रखना है जितना मैं बता रही हूँ। चलिए, अदर देन व्हाट और हु का रिप्लाई मिले तो वर्ब कैसी बन जाती है? इंट्रांजिटिव। जैसे अभी अपन ने सेंटेंस लिखा वो गई, तो आप मुझसे ये थोड़ी पूछोगे क्या, क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहे हो, या ये पूछोगे कौन, क्वेश्चन नहीं है ना, ये तो नॉर्मल, आगे ऑब्जेक्ट क्या आएगा, तो वो गई। आपका सवाल ये रहेगा वो गई, कब गई, कहाँ गई? तो अदर देन व्हाट और हुम का रिप्लाई आ रहा है, यानी क्या और कौन के अलावा कोई रिप्लाई आ रहा है। जैसे वो गई, कहाँ गई या कब गई, तो अदर देन व्हाट और हुम का रिप्लाई रहता है, तो वर्ब कैसी बन जाती है? इंट्रांजिटिव बन जाती है। फिर भी इसमें ज्यादा नहीं पढ़ो, है ना, अगर पढ़ना रहेगा तो मैं खुद आपको इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, अभी आपके लिए ये जानना जरूरी है। फिर भी अगर किसी को लिखना है तो नोट डाल के ये चीज लिख सकते हो, ट्रांजिटिव कौन सी होती है जो अपने बाद में व्हाट या हुम का रिप्लाई मांगती है, लिखो नोट डाल के। वजह भैया पीडीएफ बना दो आप, मैं बोल रही हूँ वर्बली। कहाँ पे? हाँ, हुम लिख दिया ना ऊपर, 1 मिनट रुको। हाँ, यहाँ कर दो इसको, चलिए बना दो। हाँ, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है जो अपने बाद किसका रिप्लाई मांगती है? व्हाट या हुम का रिप्लाई, क्लियर है क्या? चलिए, इनट्रांजिटिव कौन सी? जो अदर देन व्हाट या हुम का रिप्लाई। अब थोड़ा सा रैपिड फायर हो जाए, जो पढ़ाया है उसमें से कुछ याद है क्या? आज जो पढ़ाया, आज तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, पढ़ाना तो कल से शुरू करूंगी, अभी तो हेल्पिंग वर्ब ही बताइए। अच्छा, कोई बता सकता है क्या सारे टेंस की हेल्पिंग वर्ब एक साथ? बता दोगे? कितने लोग बता सकते हैं? आप नहीं बता सकते? फिर आप ही कोई बताना है भाई, जिनको आ रही उनसे पूछ के क्या ही मतलब है। हाँ, प्रेजेंट के आप बता दो एक बारी। हम्म।
हेलो 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 फ्रेंड्स, हेलो हेलो, कंप्यूटर जी आवाज़ दीजिए।